In this lecture, we will study chapter number 10, heat capacity and modes of transfer of heat. Lecture outline is convection, experiments for convection, and applications of convection. Let's start. Convection. When we heat water on a stove, we can see the movement of water. Water molecules at the bottom receive heat immediately. So क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो फास्ट मूव करते हैं और इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाते हैं एक दूसरे से मीन कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है सो ये जो लो डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जो कूल वाटर होता है कूल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली सिंक करते हैं और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऊपर जा चुके होते हैं उनकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइजेस तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज दिस मेक्स द वाटर लेस डेंस एंड बॉटम तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो वाटर लेस डेंस हो जाता है दिस लेस डेंस वाटर मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप आफ्टर टेकिंग हीट एनर्जी तो ये हीट एनर्जी जब पार्टिकल्स को मिलती है तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल कूल होते हैं जिनकी हाई डेंसिटी होती है वो नीचे चले जाते हैं The dense cooled water on the top sinks to fill the gap and gains heat energy. In this way, the molecule of the water move themselves to transfer heat energy due to the difference in densities in two parts of the fluid. यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हीट मिल रही है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जो कूल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे आ जाते हैं और ये बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है और ये इस तरह से कॉन्टिन्यूस चलता रहता है जिन भी वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी वो खुद मूव करते हैं द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन सो फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो इसमें लिक्विड भी है इसमें गैसेस भी कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ तो इसमें खुद फ्लूइड मूव करता है ठीक है कन्वेक्शन के प्रोसेस में खुद फ्लूइड मूव करता है जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स खुद ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं नोट कन्वेक्शन ओनली टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस इट कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स तो कन्वेक्शन जस्ट फ्लूइड्स में होती है और फ्लूइड्स में लिक्विड है और गैसेस हैं ये सॉलिड में नहीं होती सॉलिड में कंडक्शन होती है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट Put some potassium permanganate crystal in the bottom of the beaker filled with water. तो ये beaker water से filled है और इसमें potassium permanganate के जो crystals हैं यहाँ पे place कर दिए. A stream of potassium permanganate travels upward and produce a conventional current when the beaker is heated. तो जब beaker को heat provide की जाएगी तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे water होगा वो heat up हो जाएगा. तो जब वाटर हीट अप होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाती है और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है वाटर एट बॉटम ऑफ द बीकर हीट्स अप इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लेस डेंस तो जब वो एक्सपेंड करता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो डिस्टेंस पे चले जाते हैं डिस्टेंस पर जाने से उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है मीन एक्सपेंड कर जाता है सो जब एक्सपेंड करते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है This less dense water rises up and transfer heat energy from the bottom to the top of the container. तो जब ये molecules यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये heat को अपने साथ absorb करके ऊपर गए हैं ना और यहाँ पे जो cold water के particles होते हैं जिनकी density high होती है वो फिर उसकी space occupy करने के लिए sink करते हैं नीचे को. Then cold water flows downward from the sides and replaces the hot water. This process continues and heat continuously transferred due to continuous flow of fluid. So यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स का स्पेसिफिक कलर है इसके होने की वजह से जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करेंगे तो ये आपको कलर्ड नजर आएंगे ठीक है
तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह से कन्वेक्शन वर्क करती है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, टेक ब्लू एंड रेड फूड कलर्स, यूज ब्लू फूड कलर टू मेक ब्लू कलर आइस क्यूब्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइस क्यूब्स जो हैं ये ब्लू कलर से बनाए गए हैं। Now take the water in a transparent bowl or box and put blue ice cubes on one of its sides. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बाउल है इसमें वाटर लेना है और इसमें आइस क्यूब्स आपने इस साइड में डाल दिए। एड वार्म वाटर ऑन द अदर साइड, तो ये वाली जो साइड है राइट साइड, इस पे वार्म वाटर आपने पुट करना है। प्लेस द इंक पॉट फिल्ड विद रेड फूड कलर ऑन द वार्म साइड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे नीचे आपने क्या करना है, बॉटम पे ये जो इंक पॉट है इसको रेड कलर से फिल किया गया। यू विल सी दैट द रेड फूड कलर ऑन द वार्मर साइड विल राइज फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसको प्लेस करेंगे तो ये वार्म वाटर था, अब क्या होगा कि ये जो फूड कलर है ये राइज होगा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड देन इट विल मूव टूवर्ड द कूलर ब्लू आइस साइड। तो पहले ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके बाद ये जो आइस क्यूब्स है उनकी तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये आइडिया हो पा रहा है कि इसकी डेंसिटी यहाँ पे कम थी वाटर की। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फिर ये मूव करेंगे आइस क्यूब की तरफ। तो तो ये जिस साइड पे आइस क्यूब हैं उस साइड पे वाटर की डेंसिटी हाई है, तो वहां से फिर जो कूल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। इस तरह से ये कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है ये अक्कर होगा और इस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड कोल्ड वाटर बीइंग denser sinks and its left place is filled by the red color water। तो यहाँ पे जो कोल्ड वाटर होगा वो बेसिकली क्या करेगा, सिंक करेगा और जो रेड कलर है वो उसकी स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड शोज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं और हीट कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। ए, कन्वेक्शन एंड मरीन लाइफ। Convection is a crucial process that helps support marine life in the oceans. It involves the movement of seawater driven by differences in temperature and salinity across the globe. तो बेसिकली जो टेम्परेचर के डिफरेंसेस हैं और साल्ट की जो अमाउंट है वाटर में उसके रिस्पेक्ट से जो सी वाटर है उसकी मूवमेंट होती है। साल्टी वाटर इज डेंसर देन फ्रेश वाटर, तो जो साल्टी वाटर होता है वो डेंसर होता है फ्रेश वाटर से। और बेसिकली साल्टी वाटर कैसे बनता है, जब बहुत ज्यादा एवेपोरेशन होती है तो वाटर तो एवेपोरेट हो जाता है लेकिन वहां पे जो साल्ट होता है वो तो एवेपोरेट नहीं होता, तो उसकी वजह से साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और सी वाटर जो है वो साल्टियर और डेंसर होता है। In some areas, sea water becomes saltier and denser, especially where a lot of water evaporates due to a hot weather. So warm water is less dense than cold water. When the sun heats the surface of the ocean, the water at the surface becomes warmer and less dense. The warm water rises and spread out across the surface. Cold water is denser than warm water. तो ये हम जानते हैं कि जो वार्मर वाटर होता है वो सरफेस के ऊपर होता है और जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे मूव करता है। द सी वाटर कूल्स डाउन एंड बिकम्स डेंसर। तो टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से जो सी वाटर है वो कूल हो जाता है और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, फिर वो सिंक करता है ओशंस में। These movement of water causes conventional currents। तो इसकी वजह से बेसिकली करंट्स क्रिएट होती हैं क्योंकि डेंसिटी की वजह से है, जो वाटर कूल होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। सो यहाँ पे बेसिकली टू टाइप्स की मूवमेंट होती है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड अपवेलिंग। तो अगर वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो तब मूव करता है जब उसकी डेंसिटी वाटर की कम होती है, तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, दिस इज अपवेलिंग। और जब ऊपर वाले वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो जब वाटर साल्टी हो जाता है तो फिर वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है। सो दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड डाउनवेलिंग। Distribution of food. Upwelling typically occurs along coastlines where wind blows parallel to the shore. As surface water is pushed away from the coast, it is replaced by the water rising from below.
तो क्या होता है कि जो साहिली इलाके होते हैं वहां पे जब हवाएं चलती हैं तो वो वाटर को अपने साथ ले जाती हैं वाटर की सरफेस से दूर, और जिसकी वजह से जो नीचे वाला वाटर है वो फिर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज अपवेलिंग। और ये वाला जो वाटर जो नीचे से ऊपर आता है ये कोल्डर भी होता है और इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो देख लेते हैं। This deeper water is usually colder and richer in nutrients, containing nitrogen, phosphate and organic materials as compared to the surface water. तो ये जो नीचे से वाटर आता है ये कोल्डर भी होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। So phytoplankton, a tiny plant-like organism, uses these nutrients and sunlight to grow and multiply. तो वो बेसिकली इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं और सनलाइट को भी यूज करते हैं और वो ग्रो करते हैं। Phytoplankton is food source for many marine creatures from small zooplankton to large whales. तो ये बेसिकली एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्लैंक्टन। जो न्यूट्रिएंट्स अपवेलिंग में ऊपर आए होते हैं ये उन न्यूट्रिएंट्स को और सनलाइट को यूज करते हैं और ग्रो करते हैं, और ये फूड सोर्स है बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें जू प्लैंक्टन से लेकर व्हेल्स तक इसको यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। Marine animals like fish need oxygen to live. Most oxygen is dissolved in top water exposed to air. Convection causes this water to go deep into the ocean floor. Without convection, deep waters would lack oxygen, making it difficult for marine life to survive. तो जो मरीन लाइफ है जिसमें फिशेस हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जिंदा रहने के लिए, और ऑक्सीजन मेनली होती है जो ऊपर की सरफेस होती है सी की, जो एक्सपोज टू एयर होती है, उस सरफेस में ऑक्सीजन होती है। तो कन्वेक्शन करंट्स जो हैं इसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन की वजह से जो तो जब वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज नेम्ड एज डाउनवेलिंग। और इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो फिर नीचे जो डीप वाटर है वहां तक भी पहुंच पाती है। सो अगर कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं होता तो जो डीप वाटर है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और बहुत डिफिकल्ट हो जाता मरीन लाइफ के लिए सर्वाइव करना। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। Due to upwelling, warm water rises up and takes heat to the top. Convection distributes heat throughout the ocean. This helps to stabilize the temperature. तो convection की वजह से जो heat है वो भी distribute हो जाती है पूरे ocean में। Also, the movement of warm and cold water around the globe affects climate patterns, which can affect the habitat of marine life. So basically ये जो movement है गर्म और ठंडे पानी की, ये भी जो पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न्स हैं, उनको भी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ब्रीज बेसिकली ब्लो करती हैं ड्यू टू कन्वेक्शन। ब्रीज ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रीज एंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो बेसिकली जो सी ब्रीज हैं ये सी से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं और डे टाइम में करती हैं, और जो लैंड ब्रीजेस होती हैं ये लैंड से सी की तरफ ब्लो करती हैं और नाइट में ब्लो करती हैं। Sea breeze. During the day, the land heats up quickly than the sea due to its low specific heat capacity. तो ये हम जानते हैं कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, दैट इज ओनली 800, while the specific heat capacity of the water is 4200. Therefore, air above the land becomes hot, expand and become less dense. This hot air above land rises up and cool air above sea moves toward the land to fill the gap. सो स्टूडेंट्स बेसिकली डे टाइम में क्या होता है, जब सन की रेडिएशंस पड़ती हैं तो वाटर पे भी पड़ती हैं और लैंड पे भी पड़ती हैं। लैंड में बेसिकली सॉइल होती है, तो सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है, जिसकी वजह से वो कम हीट को ऑब्जॉर्ब कर पाती है। तो बाकी जो हीट है यहाँ एटमॉस्फेयर में होती है वो इस एयर को वार्म करती है, और एयर जो है वो फिर लेस डेंस होकर ऊपर चली जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो यही हीट जब सी पे पड़ती है तो वहां वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से सारी हीट को वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर कम होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर हाई होता है। तो जो लैंड है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एयर थी वो वार्म होकर ऊपर चली गई, तो यहाँ पे प्रेशर लो है। सी पे प्रेशर हाई है तो यहाँ से एयर जो है वो ब्लो करेगी टूवर्ड्स लैंड। ये बेसिकली सी ब्रेज होती हैं और ये डे टाइम में ब्लो करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपने माइंड में रखना है कि जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है
वो जल्दी से वार्म होता है और जल्दी से कूल भी होता है। तो नाइट में जो लैंड है वो जल्दी से कूल हो जाती है। तो सी जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि डे टाइम में उसने काफी हीट अब्जॉर्ब की होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सी के ऊपर जो एयर होती है वो वार्म होती है, वो ऊपर चली जाती है, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। जबकि लैंड का प्रेशर हाई होता है, तो लैंड से फिर एयर्स ब्लो होती हैं टुवर्ड द सी। तो ये बेसिकली लैंड ब्रीजेस होते हैं और ये नाइट में प्रोसेस होते हैं। These breezes continuously blow across the coastal areas and help to maintain the moderate climate. These natural wind patterns help to cool coastal areas during the day and moderate temperature at night, resulting in a more temperature and stable climate. Sea breeze carries a moisture from the oceans, influencing coastal humidity and precipitation pattern. This continuous blowing of breeze exchange gases from land to sea and sea to land. तो जो ब्रीजेस ब्लो होती हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की वजह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं लैंड टू सी एंड सी टू लैंड। सी thermal and birds flight during the day. Sun heats the land unevenly. Dark and concrete structures absorb more heat than the other areas like grass or water. So जो dark और concrete surfaces होती हैं वो ज्यादा heat को absorb करती हैं. Therefore, air above hot areas becomes less dense and rises from the ground. So जिन areas ने ज्यादा heat को absorb किया होता है वहां पे जो air होती है वो warm हो जाती है, और जब एयर वार्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये जो बेसिकली एयर की मूवमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दीज आर कन्वेक्शन करंट्स, also named as thermals. This rising hot air surrounded by the cooler air around it forms an air column called thermal. Birds like eagle, hawks, vultures are expert thermal riders. ये birds जिसमें eagle है, hawks हैं, vultures हैं, ये expert thermal riders हैं, मीन ये इन thermals के ऊपर ride करते हैं। Question: How do thermals help birds to fly for hours without flapping their wings? तो आपने देखा होगा, अगर हम ईगल की एग्जांपल ले लें तो ये काफी टाइम के लिए विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स वो मूव करते रहते हैं। These birds have large and wide wings, बिल्कुल ठीक है। By spreading their wings and tilting them slightly upward, they ride on the rising air. तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जो थर्मल राइडर्स हैं ये इन थर्मल्स के ऊपर राइड करते हैं, और इसके लिए इनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, और ये जो थर्मल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं ये इन्हीं थर्मल्स के ऊपर राइड करते हैं। टू स्टे विद इन द थर्मल्स इन द राइजिंग एयर दे फ्लाई इन सर्कल्स। तो ये थर्मल्स के ऊपर राइड करने के लिए और अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए सर्कल्स की फॉर्म में मूव करते हैं। दे ग्लाइड between the thermals and maintain their high altitude without flapping their wings for a long period of time. D. Hurricanes and cyclones. Hurricanes form over warm ocean waters. तो hurricanes basically storms होते हैं, तूफान होते हैं, और ये वार्म ओशन वाटर्स पे बनती है। जिस तरह अटलांटिक ओशन में के कुछ एरियाज हैं जिसमें वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। द वार्म वाटर काजेज evaporation. तो गर्म पानी की वजह से evaporation होती है, एंड दिस मॉइस्ट एयर राइजेज ड्यू टू कन्वेक्शन। और ये जो नमी वाली एयर होती है ये बेसिकली राइज करती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन upward direction. As it rises, it cools and form clouds through condensation. तो हम जानते हैं कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड की फॉर्म में। वेपर्स में से जब हीट निकालते हैं तो तब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। This condensation releases latent heat which warms the surrounding atmosphere, making air there lighter. तो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है इसमें हीट रिलीज होती है और वो वहां का जो सराउंडिंग का एटमोस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, मीन उसको वार्म कर देती है, और जिसकी वजह से वहां की जो एयर होती है वो मजीद लाइट हो जाती है, मीन उसकी डेंसिटी मजीद कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एयर कॉन्टिन्यू टू राइज। इसकी वजह से एयर की जब डेंसिटी कम होती है तो वो मजीद ऊपर जाती रहती है, लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स सरफेस। तो जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेटेंट हीट होती है ना, ये बेसिकली जब फेज चेंज होती है, जैसे यहाँ पे हमने वेपर्स को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो हीट वहां से रिलीज होगी दिस इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बेसिकली फेज चेंज में
या रिक्वायर्ड होती हैं या वहां से अमिट होती हैं। दिस डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो जब प्रेशर लो हो जाता है तो उसकी वजह से मजीद एवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। दिस काजेज मोर वार्म मोइस्ट एयर फ्रॉम द ओशंस टू मूव अप, जिसकी वजह से मजीद जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। द एयर्स रोटेशन काजेज दिस राइजिंग एयर टू स्पिन फॉर्मिंग अ साइक्लोन सिस्टम। और ये भी हम जानते हैं कि अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो एयर ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रही होती है ये भी स्पिन होना शुरू हो जाती है। सो एक साइक्लोन सिस्टम बन जाता है। As a system gathers strength, it can develop into hurricanes with high wind speed. तो ये एक स्टॉर्म की फॉर्म में, एक तूफान की फॉर्म में हो जाता है और ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करता है। इसकी स्पीड यूजली 76 किलोमीटर पर आवर से अबव होती है।